नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, इस पर बात करेंगे। बात होगी संसद में अडानी को लेकर हंगामे के बीच केरल में अडानी की कंपनी के साथ करार। आखिर क्या है यह सियासत, इसको समझने की कोशिश करेंगे। वक्फ बिल एंटी सेकुलर है, यह कहती है ममता बनर्जी। तो क्या वक्फ बिल को लेकर, वोट बैंक बनाने को लेकर विपक्षी दलों के बीच में एक होड़ सी मच गई है? और क्यों टीएमसी के मंत्री इस पर जहरीली भाषा बोल रहे हैं? इसके क्या है मायने, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बात होगी संभल मामले की, जिसमें निचली अदालत की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संभल केस में फिलहाल निचली अदालत में नहीं होगी कोई कार्रवाई। मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट जाने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा सुनिश्चित हो शांति। जुमे की नमाज के कारण संभल में चप्पे चप्पे पर तैनात रही पुलिस। विपक्ष के शोर शराबे के कारण आज भी नहीं हुआ संसद का कामकाज। दोनों सदन सोमवार तक स्थगित। स्पीकर और सभापति ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी। विपक्ष ने कहा चर्चा से भाग रही है सरकार। सरकार बोली जिद पर अड़ा है विपक्ष, चर्चा चाहता ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर। बीजेपी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अमित शाह के साथ बैठक के बाद आज मुंबई में हो रही है महायुति की अहम बैठक। मामले में सामने आ सकता है सरकार बनाने का फॉर्मूला। वक्फ पर जारी है सियासत। वक्फ बिल के विरोध में एक दूसरे से होड़ करते नजर आ रहे हैं विपक्षी गठबंधन के नेता। ममता बनर्जी ने वक्फ बिल को बताया एंटी सेकुलर, तो पश्चिम बंगाल के मंत्री ने की जहरीली तकरीर। और दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। ढाका में संत चिन्मय दास को जेल और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भड़का आक्रोश। तो सबसे पहले बात करेंगे संसद में अडानी को लेकर हंगामे के बीच करार। आखिर संसद में हंगामा भी हो रहा है अडानी को लेकर के, और अडानी के साथ करार भी हो रहा है। तो इसको समझने की जरूरत है कि तुम्ही से अदावत, तुम्ही से मोहब्बत, ये सियासत है क्या? संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की अगर बात करें तो अडानी मामले को लेकर हंगामा जारी रहा। इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने आज भी अडानी मामले को लेकर चर्चा की मांग की है। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही स्थगित रही। राज्यसभा सोमवार तक के लिए और लोकसभा भी सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन इस तस्वीर से अलग एक और तस्वीर लोगों के बीच सामने आई है। केरल की वामपंथी सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ विजिडम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक एग्रीमेंट किया है। और केरल के सीएम विजयन कहते हैं कि केरल के समुद्री बुनियादी ढांचे में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में इस परियोजना का काम 2028 तक पूरा किया जाएगा। केरल सरकार को उम्मीद है कि इस पोर्ट के निर्माण से 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश शामिल होगा इसमें, और बंदरगाह की क्षमता भी बढ़ेगी और इसकी क्षमता बढ़कर 30 लाख फीट समतुल्य इकाइयों के बराबर हो जाएगी। यानी मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। अडानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट कांग्रेस शासित राज्यों के अलावा कई विपक्षी राज्यों में भी है। लेकिन सवाल संसद में पूछा जा रहा है कि अमेरिका में अडानी पर आरोप लगे हैं, उन्हें गिरफ्तार करो और तुरंत गिरफ्तार करो। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी का वेल्थ क्रिएटर्स पर यह हमला और अनर्गल आरोप में विपक्ष की भी सहमति है।
अमेरिका में जिस जांच को लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस अफवाह से लाखों इन्वेस्टर्स का करोड़ों रुपए एक दिन में खाक हो गया था। एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। लेकिन निवेशकों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और लोगों ने अडानी ग्रुप का भरपूर साथ दिया। आज दुनिया भर में भारतीय कंपनियां अपनी कार्य क्षमता का लोहा मना रही हैं, अपना सिक्का पूरी दुनिया भर में जमा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी उनकी छवि को संसद से लेकर सड़क तक तार तार करने में जुटे हुए हैं। इंडी गठबंधन की सहयोगी टीएमसी राहुल गांधी के इस मुद्दे से सहमत नहीं दिखती। सिर्फ एक मुद्दे पर संसद को नहीं चलने देने को वो गलत मानते हैं। केरल सरकार अपने पोर्ट के लिए इन्वेस्टमेंट अडानी से चाहती है, लेकिन राहुल गांधी दरअसल क्या चाहते हैं, यह साफ नहीं है। और राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested, as we have said. तो ये कहते हैं कि भाई अडानी अपने ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं उसको स्वीकार क्यों करेंगे, लेकिन उनकी तुरंत गिरफ्तारी करो। यानी कि जांच ना बही, सिर्फ पहले गिरफ्तारी और जो कुछ राहुल गांधी कहें वही सही। तो ये भी समझने की जरूरत है। और क्या अडानी से अगर इतनी नफरत है तो उनके साथ में इन्वेस्टमेंट को लेकर के तमाम कांग्रेस शासित सरकारें और विपक्ष की सरकारें पींगे क्यों बढ़ा रही हैं, और इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के प्रभारी, बीजेपी के प्रभारी है केरल के। बहुत स्वागत है प्रकाश जी। और ये जो पूरी सियासत दरअसल एक परसेप्शन की सियासत बनाई जा रही है। संसद का शीतकालीन सत्र आज चौथा दिन भी इसी के कहा जाए कि इसमें होम हो गया तो गलत नहीं होगा। एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई अडानी को तुरंत गिरफ्तार करिए, चाहे उनके खिलाफ मुकदमा मामला बनता हो ना बनता हो, जांच हो रही हो ना हो रही हो, लेकिन तुरंत गिरफ्तार करिए। और तमाम जो दूसरी राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस नीति सरकारें हों, चाहे वो अभी केरल का जो ताज़ा मामला सामने आया है, कोर्ट के साथ पोर्ट को लेकर के एक परियोजना आई है, तो तुम्ही से अदावत तुम्ही से मोहब्बत, ये जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका है क्या? बिल्कुल, ये इससे घटिया राजनीति नहीं हो सकती। केरल में विजिंगम पोर्ट एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। अब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, उन्होंने किया है, और वो अडानी के मुद्दे पर पार्लियामेंट से बहिष्कार करते हैं। तो इसका मतलब क्या? दोनों तरफ से नहीं बोल सकते ना आप। तो ये है। और पहले तो मेरा मानना है किसी भी वेल्थ जो जनरेट करता है उसके खिलाफ और डेवलपमेंट के खिलाफ ये लोग हैं, क्योंकि इनका एजेंडा ही दूसरा है। राहुल गांधी किस दुनिया में रहते मालूम नहीं, लेकिन वो विदेशी टूल किट के सहायता से ही चलते हैं। और इसलिए उनकी खुद की सरकारें, कर्नाटक हो भले, ये तेलंगाना हो, राजस्थान में जब थे और छत्तीसगढ़ में थे, तब तो कर लिया जी इन्वेस्टमेंट, और वो स्वीकार किया। उसके लिए जाकर 10 बार मिले, वो करेंगे। और ये केवल पाखंड है, ये जनता के आंखों में धूल झोंकने जैसा है। लेकिन जनता इतनी सजग है और जनता इतनी सुबुद्ध है कि वो ऐसे इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करते। ये उन्होंने बार बार दिखाया है। अब 6 राज्यों में बीजेपी की सरकारें तीसरी बार चुन के आई, तो इसका मतलब लोग विकास की राजनीति चाहते हैं। जी, दरअसल इसके पीछे का एजेंडा समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा करने के पीछे क्या राजनीतिक लाभ ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी और जो तमाम विपक्षी दल हैं। क्योंकि वो तो अर्बन नक्सल की भाषा बोल रहे हैं, वो देश के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और उनकी जरूरत वो भी महसूस कर रहे हैं, उसके बावजूद विरोध है। नहीं, ये देखो, ये पाखंड है ना। मैंने कहा ये इधर से एक बोलेंगे, दूसरी तरफ से उल्टा बोलेंगे, और एक पूरा देश का विकास रोकने का ये षड्यंत्र है। कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतें और इनके हाथ में ये खेल रहे हैं, यही इसकी सच्चाई है।
ये जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें आपने जिस तरह से कहा, ये जो टूल किट तमाम सारे बार हम ये बार बार देखते रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि इस पर भी एक बार साफगोई से बात होनी चाहिए, चाहे वो संसद हो या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां कम से कम बात होनी चाहिए? संसद में चर्चा नहीं करना चाहते ना, वो केवल हंगामा करना चाहते, उसी की न्यूज बनाना चाहते। और जाते जाते राहुल गांधी रोज कहेगा कि अरेस्ट करो। अरे अरेस्ट करो, मुझे आप कौन जज है क्या? किसी को भी अरेस्ट करना है तो एक प्रक्रिया है, आप एफआईआर दाखिल क्यों नहीं करते? तो कोर्ट तय करता है ना। ये कुछ नहीं करेंगे, पिगासिस में भी कुछ नहीं किया, राफेल में भी हार गए, अनेक बार माफी मांगनी पड़ी। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी विश्वसनीयता अब बची ही नहीं है। जी, अच्छा, केरल का जो ये मामला, अभी जो ताज़ा मामला है, विजयम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एग्रीमेंट किया है केरल सरकार ने, और साथ साथ वो कह रहे हैं कि 2028 तक हम इसको तमाम ये जो परियोजना है, ये राज्य का जो पोर्ट का विकास है उसको एक नए मील का पत्थर साबित होगा, तमाम सारी बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर संसद में उनके राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर भाई साफ सुथरी राजनीति करनी है तो अडानी के साथ में जो तमाम एमओयूज हैं, ये जो तमाम समझौते हैं, या तो उसको रद्द कर दें, दे शुड कम क्लीन? देखो, इनको साफ सुथरी राजनीति करनी नहीं है। जीतेंगे तो ईवीएम पर चुप रहेंगे, नहीं जीतेंगे तो ईवीएम को गाली देंगे, और ऐसा ही विकास उनके राज्य होंगे जो अब कम होते जा रहे हैं, 3 बचे हैं वो भी समाप्त होंगे। तो ये वहां इस तरह से काम करते हैं कि देश में एक अराजकता, या अराजकता के जो, जैसे केजरीवाल कहते थे, तो राहुल गांधी भी अराजकवादी ही है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, बीजेपी किस तरह से इस चीज के का ये जो एजेंडा एक गठित किया जा रहा है हर चुनाव से पहले, हर संसद सत्र में, किस तरह से, कैसे, क्या इस चैलेंज से कैसे आप लोग रूबरू हो रहे हैं? नहीं, वो तो हमारे सारा पार्टी का लीडरशिप है, और सदन में जो हमारे सारे नेता है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहे। देश उनको ही पसंद करती है, और इसीलिए इनकी जलन होती है, और इसलिए ये उठ पटांग मांगे करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं होता। उल्टा हंगामे के भेंट पार्लियामेंट चढ़ता है, करोड़ों रुपए का खर्चा जाया जाता है, और इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि हमें इस पर ज्यादा चर्चा भी करने की जरूरत नहीं। लोग कब का इनको इररिलेवेंट, अप्रासंगिक तय किया है। जी, एक बात और भी है, केरल से चुनकर आई हैं प्रियंका गांधी। आपको नहीं लगता है कि कम से कम अब राज्य सरकार की इस का जो ये इनिशिएटिव लिया गया है अडानी की कंपनी के साथ में एमओयू का और उनके साथ में परियोजना का, इसका विरोध करना चाहिए उनको संसद में खड़े होकर अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर? वो देखो, एक प्रोजेक्ट को लेकर बोलते ही नहीं, वो केवल एक नाम को लेकर बोलते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। इससे ज्यादा घिनौनी, घटिया राजनीति नहीं हो सकती। जी जी जी, निश्चित तौर पर इस पे बार बार जब ये कहा जा रहा है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से अदावत, तो इसका अगर कोई उदाहरण है तो ये सामने देखने में आ रहा है। फिलहाल जो आपकी रणनीति है उस पर मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से बताइए, क्योंकि लोग ये समझना चाहते हैं कि ये तो इनका जो चीजें हैं वो अब लगभग धीरे धीरे साफ समझ में आ रही लोगों को। आप लोग क्या कर रहे हैं इस पर? नहीं, इस पे तो सदन में पूरी चर्चा की सरकार ने तैयारी बताई है, और हमारे सारे नेता है रोज आपसे भी बात करेंगे, उसमें कोई चिंता नहीं है। और पूरे सक्षमता से, कुछ छुपाने जैसा मोदी सरकार के पास नहीं है। खुलकर बताकर दुनिया आज प्रशंसा कर रही है, वही उनको खटक रहा है, और इसलिए उनका प्रयास है कि भारत की तरक्की रुके। जी, ये देश के विरोध में काम करने वाले ताकतें बन गए हैं। जी, निश्चित तौर पर। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी इस तमाम बातचीत के लिए। प्रकाश जावड़ेकर हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए थे।
और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये दरअसल एक इस तरह की सियासत है जिसपे मन में कुछ और है, भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और दिखावा है। और उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है। तो केरल के मामले पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की जो सियासत चल रही है दरअसल वो भी अपने आप में बताती है कि ये जो पूरा मामला है वो किस तरह से संसद में कुछ और, बाहर कुछ और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वक्फ बिल को एंटी सेकुलर क्यों बता रही ममता बनर्जी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अहमदाबाद नेशनल बुक फेयर अब है अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल, जहां है शब्द संसार, हजारों प्रकाशकों की लाखों पुस्तकें, क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ, कलिनरी लिटरेचर स्टेज, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल और सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ ही देश विदेश के प्रख्यात लेखकों से मिलने का मौका। रिवर फ्रंट इवेंट सेंटर अहमदाबाद, 30 नवंबर से 8 दिसंबर, रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 9 बजे तक। एंट्री फ्री। #AIBF 2024। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात करेंगे वक्फ बिल पर, जिसको एंटी सेकुलर बता रही हैं ममता बनर्जी। और वक्फ बिल को एंटी सेकुलर बताने के पीछे की वजह क्या है ये भी समझने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC की नेता ममता बनर्जी ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, ये एंटी सेकुलर है, इसमें मुसलमानों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के समर्थन में ममता बनर्जी की पार्टी JPC में भी काफी मुखर रही है, काफी आक्रामक रही है और तमाम लड़ाई झगड़े तक उतरी है, ये सभी ने देखा है। मकसद साफ है कि वोट बैंक की चैंपियन बनने की लड़ाई में TMC सबसे आगे होना चाहती है और यही वो सबको दिखाना चाहती है, कम से कम अपने वोट बैंक जो मुस्लिम्स हैं उनको तो दिखाना ही चाहती है। इस बीच वक्फ संशोधन विधेयक पर JPC के कार्यकाल को बजट सत्र तक बढ़ाने की मंजूरी लोकसभा ने दे दी है। JPC के विपक्षी सदस्य और डिस्कशन चाहते थे इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन सवाल यह है कि वक्फ बिल अगर एंटी सेकुलर है तो फिर कर्नाटक सरकार को वक्फ बोर्ड के नोटिस को क्यों रद्द करना पड़ा। केरल के विजयन सरकार को वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ जुडिशियल कमीशन बनाने का भी फैसला लेना पड़ा। पिछले दिनों PM मोदी ने कहा था कि भारत के संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं की। उसका उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दरअसल सरकार की ओर से वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन की मंजूरी दी गई है। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड को सुनियोजित तरीके से और पारदर्शी तरीके से चलाने में मदद मिलेगी और उसकी अनियंत्रित शक्तियां कम होंगी। 2013 में UPA सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाकर उसे पावरफुल लोगों को एक बड़ी संपदा सौंप दी थी। वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ 90,000 से ज्यादा केस वक्फ ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है। आम मुसलमान, गरीब मुस्लिम महिलाएं, शिया और वोहरा समाज के लोग लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग करते रहे, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। इन लोगों का कहना है कि आज वक्फ बोर्ड भू माफियाओं को संरक्षण दे रहा है और स्वयं भू माफिया की तरह काम कर रहा है। हाल के दिनों में बिहार से लेकर तमिलनाडु तक किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के नोटिस से काफी बवाल सामने आया है। एक्ट बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? एक आजाद मुल्क में 1995 और 2013 में वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर यूजर्स क्लॉज को और मजबूत करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? ये क्या सेकुलरिज्म की है? ये सेकुलरिज्म का उदाहरण है, इसको समझा जा सकता है। ममता बनर्जी के सेकुलरिज्म की दुहाई देते हुए उनके मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी जो है वो जमाते इस्लामी की रैली में लोगों को भड़काते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि CAA के खिलाफ हम खड़े हुए हैं, हमारी नागरिकता का सवाल था। वक्फ एक्ट के खिलाफ भी हम लड़ेंगे क्योंकि ये हमारे ईमान का मामला है। उन्होंने लोगों को भड़काया कि राजभवन, कालीघाट, धर्मतल्ला, बंगाल की जमीन सब हमारी है और हर हाल में इसको हासिल करना है। तो ये जो जहरीली तकरीर है, ये क्या भड़काना चाहते हैं
दरअसल क्या कहना चाहते हैं यह भी समझने की जरूरत है। तो सवाल यह है कि भोले भाले लोगों को कहा जा रहा है कि संसद की बिल्डिंग, दिल्ली की प्रमुख इमारतें उनकी हैं, लेकिन उनसे यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि वक्फ के कब्जे की 9.5 लाख एकड़ जमीन की आमदनी किसके पॉकेट में जाती है। कौन है वे लोग जो वक्फ को एक रियल एस्टेट की तरह चल। तो इस पूरे मुद्दे पर टीएमसी नेता सिद्दाकुल चौधरी ने आखिर क्या कुछ कहा है, आइए ये भी सुन लेते हैं। বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, এনআরসি, এমপিআর, সিএএ এই সমস্ত বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি। ওটা আমাদের নাগরিকত্বের অস্তিত্বের লড়াই ছিল। আজ ওয়াকফ বিল যদি মেম্বার অফ পার্লামেন্টে সমকমিতার মতন নোংরা বিল যেমন পাশ করা হয়েছে, পরকীয়ার মতন নোংরা বিল যেমন পাশ করা হয়েছে, সেই রকম যদি ওয়াকফ বিল মেম্বার অফ পার্লামেন্টে পাশ করা হয়, মনে রাখবেন আমাদের লড়াইটা তখন ঈমানের অস্তিত্বের লড়াই দাঁড়িয়ে যাবে। ये किसी लोकतांत्रिक देश के किसी एक नेता का बयान नहीं लगता, किसी पद पर आसीन विधायक का भाषण नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कोई उलेमा या कोई इस तरह का व्यक्ति किसी को भड़का रहा हो, डायरेक्ट कार्रवाई के लिए उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। इसको साफ तौर पर समझा जा सकता है और आखिर चाहते क्या है ये भी समझा जा सकता है। किरण रिजिजू ने क्या कहा है, वक्फ ने अभी और चर्चा होगी, वो ये कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया। विपक्ष की ओर से सारे मेंबर ने रिक्वेस्ट किया कि जो भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने हियरिंग किया है उसको और समय चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम उसको भी एग्री किया। आज टाइम एक्सटेंशन के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का जेपीसी का टाइम एक्सटेंशन के लिए प्रस्ताव मूव किया, तो भी खुद कांग्रेस पार्टी ये हंगामा कर रहे हैं। गलत बात है सर, मैं इसका भी निंदा करता हूं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ विजय शर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी बहुत स्वागत है। सोफिया खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, टीएमसी के नेता हैं। सोफिया जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है। और प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ, हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता जो कोलकाता से और पश्चिम बंगाल से लगातार हमको इस पूरे मुद्दे पर खबरें पहुंचा रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आज भी ताज़ा अपडेट्स के साथ वो हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी आपके साथ शुरुआत करना चाहें तो सबसे पहले वो जो तकरीर अभी हमने सुनी वो बड़ा जिसको कहते हैं कि डिस्टर्ब करने वाली है और साफ तौर पर एक डिवाइड की तरफ बढ़ते हुए, और जब ये कहा जाता है कि भाई ये तो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, ये कैसे चलेगा कि ये तो कई बार लगता है कि जाकिर नाइक को भी फेल कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। तो आप भी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है वो जाकिर नाइक से भी आगे निकलने के लिए तैयार है। और जब ममता बनर्जी की बात है, आखिर ये जिस तरह से अभी बता रही थी कि ये वक्फ बिल के लेके खिलाफ में कि वो सीधे सीधे, जिस तरह आपने कहा कि वो एक मंत्री है उनके शफीकुल्ला, वो तो एक डायरेक्शन एक्शन डे की तरह लोगों को कह रहे थे, उकसा रहे थे कि ये सब कुछ तुम्हारा है, राइटर्स बिल्डिंग तुम्हारी है, ये सारा कुछ सचिवालय तुम्हारा है, गवर्नर हाउस तुम्हारा है, आगे बढ़ो। ये साफ साफ है कि आप ये वोट की सियासत में आप किस तरह से सेकुलरिज्म को रखा गया है, ये समझने की बात है। इस देश में ये लोगों को समझने की शायद जरूरत भी है इसी वक्फ बिल की चर्चा के बहाने जी, कि आखिर ये वक्फ चीज की बात जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कही कि अगर ये संवैधानिक था तो संविधान में इतने जो हमारे निर्माता थे अम्बेडकर जी का, उनके सामने में यह सवाल क्यों नहीं आया कि वक्फ की भी जरूरत है और संविधान में इसकी चर्चा होनी चाहिए। संविधान ने कहीं भी बात नहीं की है वक्फ की। तो आखिर नेहरू जी को 1954 में आखिर वक्फ बोर्ड बनाने की क्यों, एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों उसके बाद के कांग्रेस की गवर्नमेंट को इसमें लगातार अमेंडमेंट करके इसके पावर को बढ़ाने का मकसद क्या था? क्यों ये वक्फ की जमीनें जो 1.5 लाख करोड़ जो 2006 में थी, वो 2013 में आते आते आज के तारीख में वो 9.5 लाख करोड़, 9.5 लाख करोड़ एकड़ जमीन हो गई। इस जमीन का कौन मालिक है? ये सवाल पूछने के बजाय ये जो लोग हैं
जो पार्टी अपने एक तरह से जो एक मुस्लिम उलेमाओं को कहीं सामने में रख के, कहीं वो जो वर्चस्व रखने वाले परिवारों को सामने में रख के, उनके हाथ में 9.5 लाख एकड़ जमीन दे के एक रियल एस्टेट बना दिया है, एक स्टेट का ये दर्जा ले लिया है भारत में। इसकी व्यवस्था ना हो, इसकी प्रबंधन की बात ना हो, तो क्या ममता बनर्जी केरल के विजयन से ज्यादा सेकुलर हैं? जो केरल के विजयन को जब 600 किसानों ने वहां पैरेड शुरू किया, 1000 चर्चों ने वहां शुरू किया वक्फ के खिलाफ में, तो उनको जुडिशियल कमीशन बनानी पड़ी। क्या विजयन सेकुलर नहीं थे? क्या कर्नाटक के सिद्धारमैया सरकार को वक्फ के खिलाफ में यह आदेश निकालना पड़ा कि कोई भी जिला मजिस्ट्रेट जो है वो इसका अभी नोटरी नहीं निकालेगा, इसकी दाखिल खारिज नहीं करेगा किसानों के खिलाफ? क्यों निकालना पड़ा? ये सारी चीजें एक गलफत में एक समुदाय को डाला जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि एक समाज के खिलाफ में ये मामला वक्फ के एक्ट है, जबकि ये मामला सिर्फ वक्फ बोर्ड के एक नियम कानून के दायरे में लाने की बात है। जी, ठीक बात है। सोफिया जी, अगर सीधे तौर पर देखा जाए, ममता बनर्जी का जो कहना है कि ये जो बिल है दरअसल ये उसको कहती है कि धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है ना? कैसे ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हो सकता है? आपने देखा कि ये तमाम सारे जगहों पर, अभी विनोद जी ने बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से कर्नाटक में किसान धरना देते हैं, उसके बाद नोटिसेस वापस हो जाते हैं, किस तरह से केरल में जब किसानों का धरना आता है तो नोटिसेस वापस आ जाते हैं, किस तरह से तमाम जगहों पर उंगली रख दी जाती कि ये हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है। इस तरह से तो नहीं चलेगा ना। अगर उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए ठीक किया जा रहा है तो उसका विरोध क्यों, और उसको उसको कम्युनल क्यों बताया जा रहा है? नमस्कार। देखिए, 2014 के बाद मुझे नहीं लगता कि भाजपा और केंद्र में जो सरकार है वो अब एक ऐसी बिल बता दीजिए ना जिसकी वजह से जो है देश की जनता खुश हो। वो किसान बिल हो, वो डिमोनेटाइजेशन हो, या अन्य कोई भी बात हो। खैर वो बात हम आज नहीं करेंगे। अगर वक्फ की बात करेंगे तो जो लोग कहते हैं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो निजी प्रॉपर्टी नहीं है या इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या पीएम केयर फंड जो कोरोना में करोड़ों अरबों रुपए आए थे तो उसका हिसाब कौन ले रहा है? क्या वो तो साफ साफ कहा जाता है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है। तो इसी तरीके से वक्फ, सबसे पहले मैं बता दूं जनता को कि वक्फ क्या है। वक्फ एक दान की हुई प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों के पूर्वजों ने, मुसलमानों के जो गरीब मुसलमान है, यतीम मुसलमान है, उनके डेवलपमेंट के लिए पैसा वक्फ किया था, दान किया था। लेकिन आज देखिए, मैं नहीं कहती कि बिल्कुल भी गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन में ये नहीं कहना चाहती, लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से मोदी जी ने और भाजपा ने मुसलमानों का जो विश्वास है वो खो दिया है, वो किसी भी चीज को लेकर हो, कभी भी कोई मुसलमानों की हित की बात नहीं की गई है। मुसलमान आज अपने ही देश में इनसिक्योर होकर घूम रहे हैं। आज मुसलमानों को नहीं लगता कि कोई भी ऐसी बिल या कोई भी ऐसा जो पक्ष है वो भाजपा की तरफ से उनके लिए। तो सबसे पहला तो ये मिस्टेक हुआ कि आपने मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। मुसलमानों की लिंचिंग की गई, मुसलमानों को एंटी नेशनल बोला गया। कॉन्फिडेंस में लेने के लिए तो मैडम ये जेपीसी लेकर आई गई है। आज ये जो बिल है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत कुछ गिनाना चाहूंगी। सबसे पहले तो सीधे आपने मजिस्ट्रेट को ये पूरा हक दे दिया कि वो पूरी तरीके से इसको कंट्रोल करेगा। दूसरी बात है, चूंकि ये एक मुसलमानों की प्रॉपर्टी है तो उसमें आप नॉन मुस्लिम्स को रखने के सारे आपने बंदोबस्त कर दिया है। ठीक है, उसके लिए भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन कहीं भी ये बात नहीं मेंशन की गई है कि 11 लोग की कमेटी में कितने मुस्लिम्स होंगे, और अगर पूरे नॉन मुस्लिम्स भी होंगे तो इसके लिए अगर ये बिल पास हो जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सीधे बात ये है कि अगर आपने देखा कि अभी राम मंदिर जब बना था तो उसमें जो भी करोड़ों रुपए आए उसमें तो कोई मुसलमान हिसाब लेने नहीं जा रहा है। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, मैं चाहता हूं कि इसका विजय शर्मा जी इसका जवाब दें। ठीक है, विजय शर्मा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। लेकिन 2 लाख वर्ग किलोमीटर कितनी जमीन थी विनोद मिश्रा जी? 1.6 लाख 2006 में थी, 1.6 लाख 2006 में थी, 9.5 बढ़ करके हो गई। ठीक है, सोफिया जी तो दान दे दिए होंगे। और इसमें तमाम हिंदुओं की भी जमीनें ली गई।
तो उसके बाद फिर आप कहने कि नहीं आप उसमें हिंदुओं को नहीं रख सकते हैं। तो ये समझने की बात है कि आखिर जमीनें किसकी हैं। और फिर सवाल एक और बहुत बड़ा है सोफिया जी कि आखिर ये जो जिस आप भी इस बात को समझिए और मुझे लगता है कि लोगों को बताना चाहिए आगे कि ये आखिर ये जो मुस्लिम गरीब मुस्लिमों के कल्याण के नाम पे जो पैसा आ रहा है वो जा कहां रहा है, ले कौन रहे हैं। फिलहाल बहुत सारे सवाल आपने खड़े किए, विजय शर्मा जी इसका जवाब देंगे। जी देखिए, तृणमूल के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बड़ी चतुराई से बात को ढकने की कोशिश की। ये वक्फ के बारे में बताने लग गई। एक्चुअल में क्या है, सच्चाई क्या है, आप मुझे बताइए कि सरकार एक अच्छी नियत से बिल लाना चाहती है, उस पे विपक्षी मांग करते हैं भाई इसमें जेपीसी को भेज दीजिए। जब जेपीसी में चला गया मामला तो आप ये कैसे मुसलमानों को बात क्यों दिया? अगर मुसलमानों की हित बात कर रही है तो सीए एनआरसी में मुसलमानों को बात क्यों किया? तो मुसलमान क्यों आप पर विश्वास करें? क्यों विश्वास करें मुसलमानों पर? बताइए। मैं उस पर भी आता हूँ। आपका पेट में दर्द होना वाजिब है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उस पर भी आता हूँ। देखिए बात सुनिए, जब जेपीसी वहां बन गई, जेपीसी में सब जितने भी पक्ष हैं, कोई भी पक्ष अपना किसी तरह का कुछ देना चाहता है तो आप अभी उससे पहले ही आपने हाय तौबा मचानी शुरू कर दी कि उससे आपकी जो सोच है वो झलकती है कि आप चाहते हो एक तरफ लोग संविधान की कॉपी लेके ओथ लेते हैं, दूसरी तरफ उसी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को आप रौंदने का काम करते हो। ये संविधान के खिलाफ है। आप मुझे बताइए, जो हमारे संविधान ने कोर्ट बनाई है, किस न्यायालय किस लिए बनाए हैं? कि न्याय मिल सके। न्यायालय, आपने न्यायालय का प्राविधान ही खत्म कर दिया। सेक्शन 40 आपका देखेंगे वक्फ का, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। आप जाइए डीसी के पास, ट्रिब्यूनल बना दिया, उसी को कलेक्टर बना दीजिए। अरे कमाल है। अगर किसी पे आप 1600 साल पुराना मंदिर गांव है तमिलनाडु में, 1500 साल पहले इस्लाम आता है, 1600 साल पहले वाले को कह देते जी अब ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई। भाई ये कैसा है? ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा या वक्फ बोर्ड के हिसाब से चलेगा? मनमोहन सिंह जी 2014 में सबको पता थी हारने जा रहे हैं, वो लुटियंस जोन की 123 से ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे देते हैं। भाई आप मुझे बताइए, आज 70 साल बाद कहां दे रहे हो आप? एक के बाद एक संशोधन होते हैं। 1964 में संशोधन होता है, 1995 में होता है, 2013 में होता है। आपने बनने से पहले कितनी बार हाय तौबा मचाई थी? क्योंकि आपको पता है कि अब ये संविधान सम्मत बनेगा। जो लोगों का जो नेक्सस है ना, आपकी पार्टियों का, इंडी गठबंधन का, वो नेक्सस इससे टूट जाएगा। जैसे अकबर डंपी है, 200 बीघा जमीन पे उन्होंने यूके में, अपना उत्तराखंड में प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। किस तरह से कर्नाटक में किसानों की जमीन हड़पने की आप कोशिश कर रहे हो, तो वो चीजें आपके सामने आने जा रही है। और ममता दीदी का तो सर्वविदित है, सबको पता है मुसलमानों के लिए इन्होंने तो क्या कर रखा है। आप मुझे बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हाल है? आपकी पार्टी ने एक कहीं कोई किसी तरह का विरोध किया? बीजेपी ने कल किया। हम हर लेवल पे मुद्दा उठा रहे हैं, मुसलमान। आप मुझे बताइए, एनआरसी से भारतीय मुसलमान को क्या खतरा है? आप किस बात का विरोध करते हो? सीएए में आपका क्या जाता है? अगर कोई शरणार्थी दशकों से यहाँ पीड़ित है, जवाहरलाल नेहरू का आप देखिए समझौता क्या कहता है वो, कि हम जो अल्पसंख्यक है उनको वहां उस सारी तरह की सुविधाएं देंगे। तो मुसलमानों का कहां खतरा हो गया? एनआरसी में क्या घुसपैठिए बाहर होंगे? तो आपके पेट में दर्द होता है ना, घुसपैठिए आप बांग्लादेशी रोहिंग्या लाइए, सिर्फ मुसलमान के नाम पर बसाइए, यहाँ के संसाधनों पर दागा डालिए। सिर्फ यही तो सोच है ना। ठीक है, सोफिया जी आता हूं आपके पास। सोफिया जी आपके पास आता हूं, थोड़ा ताजा सूरत हाल मैं प्रसेनजीत बख्शी के पास ले लूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। सोफिया जी, प्रसेनजीत बख्शी, जिस तरह का ये बयान सिद्दीकुल चौधरी ने दिया, किस तरह से रिएक्शन आम लोगों में है? क्योंकि ये बहुत जिसको कहते हैं कि डिस्टर्ब करने वाला है, और कोई भी जो पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती है, कम से कम उसमें जो तमाम लोग हैं उनको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। नहीं देखिए निखिल, पहले तो मैं जो मुद्दा है हमारी वो, चलिए आपको मैं रोकूंगा फिलहाल, यहाँ से सीधे लिए चलेंगे एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। The atrocities on minorities and also the arrest of this ISKCON member. And I have a second question. Any update on the 8th Naval Veteran? It's been close to 10 months now. Ghazali?
regarding the Bangladesh issue only, that the External Affairs Ministry and the Government of India has been issuing statements, but there are groups there who are also asking assistance from the Indian government. So is there a kind of contingency plan if the situation worsens? Sir, Keshav Padmanabhan from The Print. My first question, sir, yesterday in the Rajya Sabha, the MOS in an answer said that 2 Indians have died in Israel, one from an attack in Lebanon and one from an attack from Gaza in May. Can you give us a sense whether these 2 Indians had arrived in Israel since October 2023, or were they there previously, or were they under the framework agreement? My second question, sir, is, can you give us a sense of whether now, after the various agreements with China on patrolling, whether India has got access to all 5 patrolling points, which were the friction points, after all these conversations? Thank you, sir. Siddhant? Hi, sir. Siddhant from WION. Sir, what's your view regarding the security situation in Pakistan? I'm asking this question in the context of the Champions Trophy next year. Will India be keen to send its team or not, given that the situation in Pakistan looks very precarious? Rishabh? Good evening, sir. Rishabh from Times Now. Sir, has there been any communication between Delhi and Dhaka after the recent violence and the deteriorating situation of law and order, given that there have been an open call for intervention from India by various groups in various parts of Bangladesh? Has there been any discussion between Dhaka and Delhi about it? Any more questions on Bangladesh? Bangladesh? Yeah. There have been, Sandra from Deutsche Welle, there have been reports about a planned meeting in Dhaka at the level of the foreign secretaries. Is that still on under given circumstances? And if yes, has a date been set to that effect? So how New Delhi is reacting, especially on supply of commodities like essentials like potatoes and onions, after shipment of first shipment from Karachi to Chattogram? Sir, I'm Sahil from ANI. Sir, will there be any assistance from India for the Hindu minorities there in Bangladesh? Is there any plan? Okay, so let me come first to the Bangladesh. Sorry, yeah. That there was a news that in Lalmonirhat, very near to the chicken neck, Bangladesh developed a airbase over there with the economical help of Biden government and the Qatar. What do you think about that? Is that is any problematic for India? Is it Qatar and? Oh, okay, okay. So, Yeli, first your question regarding Bangladesh, situation in Bangladesh, and several of our friends here have asked similar question. So, on that, I would say that India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. These developments cannot be dismissed only as media exaggerations. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities. You also asked a question regarding ISKCON. We see ISKCON as a globally well-regarded organization with a strong record of social service. As far as the question of the arrest of Sri Chinmoy Das is concerned, we had made a statement on that. And it is our expectation that cases against individuals
as far as they are concerned, these legal processes are underway, and we hope and we expect that these processes will be dealt in a fair, just, and transparent manner, ensuring full respect of their legal rights of these individuals and all those who are concerned. Your question regarding the 8th Naval Veteran, we had informed you earlier that he has certain requirements to fulfill, or as and when those requirements are fulfilled, he'll return back to India. We don't have an update, Yeshi, on this particular 8th veteran, over and above what we have been saying earlier. Ghazali, we've made our position very clear as far as the situation of minorities, Hindus and minorities in Bangladesh is concerned, and we have raised this matter with Bangladesh, that they must take responsibility of protecting the minorities and safeguarding their interests, providing for their safety and security. Keshav, regarding the 2 deaths that you mentioned, my understanding is that these predate October of 2023. I mean, as in going there, the gentleman, the death that had happened, he had gone there on his own accord. That is what I realized. On the second case, I will come back to you. On the patrolling issue, we have made this very clear that as has been agreed between the 2 countries, patrolling has begun, and there is no issue on that accord. Siddhant, on Indian cricket team participating in Pakistan, the BCCI has issued a statement. So I would refer you to the statement. They have said that there are security concerns there, and therefore it is unlikely the team will be there, going there. But please do refer to the statement issued by the Board of Cricket Control in India. Rishabh, your question regarding talks between Delhi, yes, we have been raising and consistently raising this issue of law and order in Bangladesh, and as I just said before, it is a matter of concern to us, and we have been consistently raising this issue with the interim government in Bangladesh. Regarding proposed meeting, see, these meetings, as and when we have them firmed up, and we'll make an announcement, and you'll come to know if such meetings are happening at the level of Foreign Secretary. Ayangshaw, on supply of commodities, my understanding is that supply of commodities from India to Bangladesh continues, and likewise, if trade between Bangladesh and India continues in both directions. Sahil, again, the assistance on the question of assistance, we made our position very clear that we continue to demand with the government, continue to raise the matter with the government of Bangladesh that they must take on the responsibility of protecting the minorities in the country. Indrani had a question about airbase. These are security issues that pertain to the government of Bangladesh. Can we go for more? More Bangladesh? We'll start from there. This is Sahasini Heather from The Hindu. I wanted to ask about the recent US Department of Justice and SEC indictments of the Adani Group and 8 officials and all, including its chairperson. To begin with, I wanted to ask whether India was informed of these investigations and at what point any cooperation sought from India into these investigations. Conversely, has India, now that the indictments have been filed, actually asked for evidence to support any investigations in India? Because the crimes committed, according to the US foreign corrupt practices, have been committed in India, allegedly. So those were my 2 questions. And also how the government actually sees a US investigation into alleged bribery and corruption in India being investigated there. Do you see it as a case of US overreach? And just one follow-up, if possible, how do you respond to the Bangladesh Foreign Ministry statement that essentially says, speaking about the internal legal system, the cases against
an individual are an internal matter for Bangladesh. How do you respond to that? Sudhi? So, Shruti Ranjan from Bloomberg. So, adding on to Suhasini's question, if you could give us clarity on whether the warrant or the summons have been served on the Indian High Commission in Washington, and if so, what is then the legal process, and by what time do we expect the same to be served on Mr. Adani? Nainima? Nainima from ABP Live. Just following on Ayanangshu's question, is this a matter of concern? How is India viewing it, the first shipment of cargo from Karachi to Chattogram port? Thank you. Jugal? So hi, this is Jugal from BBC. I've got two questions, sir. We saw that the Chief of Army Staff had visited Nepal earlier this week, and it was said to be a highly successful visit after he arrived back in India. The question is, was the issue of the Agniveer scheme and Nepal's lack of participation for the Gorkha troops, was that discussed with the Nepalese government? And whether it is an ongoing discussion or we're not now into that domain at all. And the second question is, we've seen some reports of Indian workers who are stranded in Maldives as a result of non-payment of their wages and some work visa processing issues. I believe out of 9 of them, 2 or 3 have managed to return, but the remaining still are stranded. If you could just give us a comment on what the MEA is doing on that case. Okay. Thank you. Sanjay? My question is slightly transatlantic. It's about tragic death of Indian woman, Hasita Brela. Apparently suspect is an Indian citizen who's run away from UK. Has the Indian government received any red corner notice or any request to sort of pursue the investigation in India? Okay. So, Suhasini, first coming to question. We see this as a legal matter involving private firms and individuals and the US Department of Justice. Obviously, there are established procedures and legal avenues in such cases which we believe will follow, would be followed. And the Government of India, so far we have not, to answer your question, we have not been informed in advance on the issue. We haven't had any conversation also on this particular matter with the US government. Also, related question came from Sudhi. So, I would like to inform you that, any request by a foreign government for service of summons or arrest warrant is part of mutual legal assistance. But such requests are examined on merits. We have not received any request on this case from the US side. This is a matter which pertains to a private individual and a private entity. The Government of India has, we are not legally, we are not part of it in any manner at this point in time. So we see it as a case between the US Department of Justice and private individuals and entities. On the question regarding Bangladesh, on the arrest of Chinmay Das, we had issued a statement, and it is our expectation that, while we know that the case moves on, legal processes are underway, it is our expectation that he will get fair and transparent trial, and that his legal rights will be respected. Sudhi, I answered your question on warrant. Nainima, again, to Ayan's question, as far as we are concerned, there is exchange of commodities between India and Bangladesh, and that continues. Jugal, to answer your question, Chief of Army Staff, yes, he visited Nepal. It was a good visit, fruitful visit. Several aspects of our ongoing cooperation were discussed. Whether exactly this particular issue was addressed or not, I am not certain, but I can come back to you on this particular matter.
On Maldives, the issue of non-payment, our mission there, our embassy, is seized of the matter, and they are looking into as to how they can resolve this issue so that our people can, whatever is required to be done, payments to be made, that will be made. Sanjay, on this Harshita Brela case, we understand very unfortunate death. We have not received any request on this account as yet. Hello. Kallol from the Hindu, sir. Of course, India has a position, when it comes to, say, political activists commenting on Indian affairs from, say, Canada and other countries. We have traditionally opposed it. But yesterday we saw Sheikh Hasina and the Awami League carried her comments on all the platforms of the Awami League. And, she openly criticized the interim government, called it a failure on multiple fronts. Do you think Sheikh Hasina's presence here and this sort of activism is detrimental to Indian interest? Okay. Yes, sir. Yes, Aparajit from China Daily. Next year, from China Daily. Next year marks the 75th anniversary of diplomatic ties between India and China. Both sides agreed to organize some commemorative events. Can you please share some details of these commemorative events? Okay. ब्रह्म प्रकाश न्यूज़ इंडिया से मेरा सवाल चीन को लेकर ये सर, लद्दाख में जिन पॉइंट्स पर तनाव चल रहा था चीन के साथ, उसको लेकर क्या अपडेट है, क्या स्थिति सामान्य है? So, Kallol, first to answer a question, our concerns, Government of India's concerns have been conveyed to the Government of Bangladesh, that we expect that they take on the responsibility of ensuring safety and security of the minorities. So we have conveyed our concerns. That is where I will limit myself on your question. Aparajita, regarding your question, you would have seen we had issued, after the meeting that happened in Rio between External Affairs Minister and the Chinese Foreign Minister, we had issued a press release. The press release very clearly says that in both countries are going to have foreign secretary level and other talks to take forward next steps in the relationship. So as and when, once we are able to have those talks in place, thereafter the next steps will be decided. Brahm Prakash ji. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MEA के प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल वो प्रेस के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बांग्लादेश के मामले में भारत सरकार ने अपना पक्ष जो है वो बहुत सुदृढ़ तरीके से रखा है और जो वहाँ पर हिंसा हो रही है उसको ख़त्म करने की बात कही है। फिलहाल हम जो चर्चा कर रहे थे, वक्फ बिल को एंटी सेकुलर बताया था ममता बनर्जी ने, उस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC, हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं वक्फ बिल को एंटी सेकुलर बता रही है ममता बनर्जी। तो वोट बैंक की होड़ में किस तरह से जुटे हुए हैं विपक्षी दल, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता, इसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाने से पहले प्रसेनजीत दा, हम आपके साथ बात कर रहे थे और जिस तरह से एक तरफ जमाते इस्लामी की रैली हो रही है जिसमें जहरीले बोल बोले जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो वक्फ बिल है उसको ममता बनर्जी एंटी सेकुलर बता रही है। क्या कुछ हो रहा है, कैसी सियासत है, ये क्या जानकारी देंगे आप हमको ग्राउंड जीरो से? देखिए निखिल, ये सोफिया जी को दिख नहीं रहा है, पता नहीं हुआ है कि नहीं, लेकिन कहानी यह है कि जो गरीब मुसलमान की बात सोफिया जी या तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा था, वो गरीब मुसलमान को वक्फ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना उनका कोई जो लाभ है वो गरीब मुसलमान तक पहुंचते थे इतने सालों तक। तो इसीलिए जब सरकार ने गरीब मुसलमान की बात सोचकर ये इसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब ममता बनर्जी जो काफी शातिर पॉलिटिशियन है, उनको समझ में आ गया कि अगर गरीब मुसलमानों को पता चल जाए कि ये नरेंद्र मोदी ने उनके भलाई के लिए कर रहे हैं, तो उनका जो वोट बैंक है उसमें दरार पड़ सकता है। इसीलिए वो सेकुलरिज्म की एक जो रैपिंग है, वो सेकुलरिज्म की रैपिंग कर दिए हैं, क्योंकि ये सेकुलरिज्म नाम की जो टर्म है, ये टर्म ऊपर से नीचे तक मुसलमान समझते हैं कि हाँ हमारी धर्म खतरे में है, हमारी ईमान खतरे में है। देखिए ना, ईमान की बात कह रहा है ये नेता लोग, ईमान की बात खतरे में है, हमारी मजहब खतरे में है। तो इसमें अगर सेक्युलर की टोन लाया जाए तो जो बंगाल में 30% मुस्लिम में से 27% गरीब मुस्लिम है जो खेती करते रहते हैं या छोटे मोटे काम करते रहते हैं, ये गरीब मुस्लिम को थोड़ा सा डिटेल में बताना मुश्किल है। ये ममता बनर्जी समझ गए, इसीलिए सेक्युलर टर्म को उन्होंने थोप दिया है और ईमान की बात कह दिया है कि इससे ये जो मुसलमान है, जो मुसलमान हो सकता था कि जो लैंड माफिया वाकफ प्रॉपर्टी को ग्रैब करके रखे है, इनके खिलाफ ना हो जाए और उनका वोट बैंक बांट ना जाए। तो इसीलिए ये सब कुछ नाटक ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। निखिल जी, निश्चित तौर पर विनोद जी, ये जो जिस तरह से अभी ये पूरी चर्चा में दरअसल निकल कर आ रहा है, ये इस बात पर तो शायद सभी मुतमईन होंगे कि ये कम से कम जो वक्फ बिल है, ये जो आम मुसलमान हैं वो उनके हित में तो नहीं है, और शायद ये उन्हीं के हित में करने के लिए इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है ताकि चीज़ें ढंग से हों और जो सही लाभ है वो जो सही लोग हैं उन तक पहुँचे। कैसे इसको देखते हैं? और शायद कुछ तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं वो जानबूझकर इसको डीरेल करने में लगे हैं। निखिल, हमारे साथ में जो पैनल है उसमें अभी TMC की प्रवक्ता थी मैडम सोफिया जी, वो अभी नहीं है, शायद वो थोड़ी देर के ब्रेक में वो चली गई, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार अपने तरीके से TMC के एजेंडे को रख के गई हैं। हमें ज़रूरी है कि इस बात की भी चर्चा करें कि मैडम ने जो अभी बताया है सेकुलरिज्म और वक्फ को लेके, वो समझने की ज़रूरत तो है कि पूरे के पूरे विपक्ष जो इस बात को बताने में लगा हुआ है और एक तरह से अपना नैरेटिव दे रहा है मुस्लिम उलेमाओं को साथ लेके, वो समझने की ज़रूरत है कि इस देश का सेकुलरिज्म का मिजाज आप देखिए जी। एक तरफ मिजाज आप देखिए कि आप 1991 के वर्शिप एक्ट को लेके आप एक हिंदू समाज को कह रहे हैं कि जो तुम्हारे बरसों पुराने जब भी कहीं पे हैं उसको तुम छू नहीं सकते, उसके बाद उस पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे जो मंदिर हैं, जो आपके धार्मिक अनुष्ठान के केंद्र रहे हैं, चाहे वो कितने महत्वपूर्ण के हों, आप उस पर बात नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून है। लेकिन दूसरी तरफ ये वक्फ है, जिस वक्फ को लेके कहा जाता है कि उसमें जहां भी वो हाथ रख दे, जहां भी वक्फ बता दे वो जमीनें उसकी है, वो सेकुलरिज्म में फिट बैठ जाता है। ये कौन सा सेकुलरिज्म की बात करते हुए इन लोगों को थोड़ी सी भी बात करने में एक ये भी नहीं लगता है कि देश के लोग इस बात को गंभीरता से देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आपने सेकुलरिज्म को किस तरह से ये किया है, कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जो बात हम लोग कह रहे थे अपने मीटिंग में, जरा सोफिया जी होती तो शायद वो TMC के लोगों से पूछती कि अब ये 1947 से पहले कोई वक्फ एक्ट नहीं था, दुनिया के किसी मुस्लिम देश में ऐसा वक्फ बोर्ड नहीं है,
इवन पाकिस्तान में जो वक्फ था वो पाकिस्तान ने 1957 के बाद अपना वक्त खत्म कर दिया। उसने कहा ये कुछ गैंग बार जो लोग हैं उसने ये जमीन पे कब्जा कर लिया है, उससे मुक्ति दिला के उसको सारे सरकारीकरण कर दिया था। पूरे मुस्लिम कंट्री में कहीं भी चले जाइए, किसी भी कंट्री में वक्फ नाम की, बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं है। वक्फ का मतलब होता है कि अल्लाह का दिया हुआ दान। अगर वो अल्लाह का दिया हुआ है, किसी मुस्लिम के जो लोग हैं उन्होंने किसी ने दान किया है, वो वक्फ का है। तो सवाल ये है कि 1947 में भारत छोड़ के जाने वाले कितने लोग थे जिन्होंने अल्लाह के नाम से दान करके पाकिस्तान चले गए थे, और उनकी संपत्ति कुल कितनी हुई होगी उस समय? क्या उनकी संपत्ति दिल्ली जैसे राज्य के बराबर पहुंच गई होगी, या भारत के जो कई राज्य हैं उनको मिला के वक्फ की पास संपत्ति अभी पहुंच गई है 9.5 लाख एकड़? आप समझ सकते हैं इसका वॉल्यूम। और देख कौन रहे हैं, कितने लोग हैं इसको संचालन करने वाले? मुट्ठी भर लोग जो ये सारे वक्फ बोर्ड के जमीनों पे अपना एक तरह से कब्जा किए हुए। तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपके यूजर्स क्लॉज लगा के आप जहां कह दो वो जमीन आपकी है, लेकिन अगर अगला इस बात को कहता है कि सबूत दिखाओ, तो आपके पास कोई सबूत नहीं है। क्यों डर है ओवैसी साहब को इस बात का कि अगर वक्फ का ये एक्ट पास हो गया, ये बिल पास हो गया, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जमीनें हैं वक्फ की, 2.5 लाख एकड़ जमीनें छीन जाएगी, क्योंकि हमारे पास कागज नहीं है। तो आपके पास कागज नहीं है, वक्फ को यह साबित करने के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये किसका दिया हुआ, किसका दान किया हुआ, कैसे वक्फ की जमीन है। सिर्फ उसने कहा है, अभी आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए जिंदल के मामले में, एक माइनिंग का एक छोटा सा मजार वहां पे पड़ा हुआ था, उसको लेके वहां वक्फ ने क्लेम कर दिया ये कि वक्फ की जमीन है, मुसलमानों का धरोहर है, और वो 4 साल तक जिंदल का वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें। तो सवाल, अभी आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बगल का एक कॉलेज है, उसको देखिए, प्रतापगढ़ का शायद है, मैं अगर करेक्ट कर रहा हूं, 150 एकड़ जमीनें हैं वहां, किसी ने वक्फ ने क्लेम कर दिया कि ये जमीनें वक्फ की है। तो आप देश के संसाधन के साथ, कब्जे के साथ साथ आपने व्यवस्था, सिस्टम, संविधान सबको मजाक किया, बनाया हुआ है। और वहां ममता बनर्जी कह रही है ये सेकुलरिज्म के लिए, ये आपके सीधे सीधे हमला है, एक वर्ग की जमीनें छीनी जा रही है। किसकी जमीन है और कौन उस पर काबिज कर बैठा है, इसकी चर्चा ममता बनर्जी नहीं कर रही है। ठीक है, विजय जी से 2 सवाल मैं जानना चाहूंगा। एक तो जिस सेकुलरिज्म की बात ममता बनर्जी कहती हैं कि ये एंटी सेकुलर है, किस तरह से इसको काउंटर करेंगे? और दूसरी बात ये, आपको नहीं लगता है कि जब ये बात, कम से कम आप लोग तो इस बात को मानते ही हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी का मामला है, जो आम मुसलमान हैं, दरअसल ये वक्फ बिल उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं है, तो क्यों नहीं पार्टी कोई अभियान चलाती है कि जिस तरह से आप लोग जेपीसी में तमाम लोगों से उनके राय ली जा रही है, उनका पक्ष सुना जा रहा है, इसी तरह से कम आम मुसलमान को बताया जाए कि आपके नाम पर केवल सियासत हो रही है। विजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, एक बार अपना एपरेटस चेक कर ले। अब आ रही है मेरी आवाज? जी 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 जी। निखिल जी, जो ममता बनर्जी है वो तुष्टीकरण की चाशनी में डूबी हुई है, उनको दिखाई ही नहीं देता सच्चाई क्या, संविधान दिखाई नहीं देता। वो तो रामनवमी पे प्रतिबंध लगा देती है, वो तो बांग्लादेशी घुसपैठी है। जब हमारी बॉर्डर जो पुलिस है, बीएसएफ जो है, वो 50 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई कर सकती है, उस तक का विरोध करती है। ये वो ममता बनर्जी है। ये ममता बनर्जी को कोई लेना देना नहीं है, इनका लेना है सिर्फ वोट की राजनीति, और सच्चे में ये मुसलमानों के भी हितैषी नहीं है। अभी वो चलेगी छोड़ के, प्रवक्ता में उनसे पूछता, उनको चुनौती देता कि मोदी सरकार का एक फैसला बताइए जो मुसलमानों के खिलाफ हो। भाई आप मुझे बताइए, ट्रिपल तलाक कहां से मुसलमानों के खिलाफ है? वो तो माता बहनों को न्याय देने वाला है, जो सदियों से उनके साथ इस तरह की हो रही थी। अब आप मुझे बताइए, रक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय के बाद में तीसरी ये वक्फ बोर्ड है जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी होगी, और रात दिन बढ़ती जा रही है, और आपको किसी न्यायालय जाने का भी अधिकार नहीं। गजब है। और फिर कहते हैं, फिर एक संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, संविधान खतरे में। संविधान खतरे में तो तुम्हारे कारण है, जो तुमने 1995 2013 में इसमें संशोधन किए। तो ये इनकी जो है, इनकी
आपने देखा महाराष्ट्र में देखा, हरियाणा में देखा, इनको क्यों जनता बाहर का रास्ता दिखा रही है? क्यों इनको विपक्ष में बैठाने लायक भी नहीं छोड़ रही? आपने देखा होगा किस तरह से इनको जमीन दिखाने का काम किया महाराष्ट्र में। तो जनता भली भांति जानती है, आम मुसलमान भी जानता है। कोई एक योजना बता दीजिए मोदी सरकार की जो मुसलमानों के खिलाफ हो, जिसमें गरीब मुसलमान नहाता हो। हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उसमें आप मुझे बताइए, उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, शौचालय हो, किसी तरह की भी कोई भी योजना हो, कहीं धर्म के और जाति के आधार पे है ही नहीं। इन्होंने 2011 में किस तरह से आपने देखा होगा जामिया को, वहां ओबीसी, एससी, एसटी उनका आरक्षण छीन लिया, उसको अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया। तो ये जो जितनी इंडी गठबंधन वाले हैं, ये सारे मिलकर तुष्टीकरण में डूबे हुए हैं। इनको वोट की राजनीति से मतलब है। देश जहां मर्जी जाए, देश कमजोर हो जाए, उनकी आप प्रॉपर्टी की तुलना करेंगे तो वोट के आसपास बैठेगी। एक पाकिस्तान नया इन्होंने यहाँ बना दिया। दरअसल विजय जी, मैं ये समझना चाह रहा था कि इस पर कम से कम बीजेपी को अभियान चलाकर जो आम मुसलमान हैं, जिनके नाम पर सियासत की जा रही है और जिनके नाम पर तमाम दल है, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो जिस तरह से इसमें उनको बरगलाने की कोशिश कर रही हैं, दरअसल उनको बताया जाना चाहिए कि ये बिल अगर आ जाएगा तो आपके ये हित में है। निखिल जी, हमने समझा दिया। आपने सीएए पे एक भी अब दंगा फसाद देखा? जब हमने अभी लागू किया है कुछ नहीं हुआ। आम मुसलमान समझ गया। पहले इन्होंने बताया सीएए आएगा तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको देश से बाहर कर देंगे, तो कहीं कुछ हुआ? राम मंदिर बनाया, हम किस तरह से बना है, एक गोली एक ईंट चली क्या? तो ये मोदी सरकार है। आप विश्वास रखिए, आम मुसलमानों का विश्वास भी हमारे साथ है, जो देशभक्त हैं, जो देश की भलाई चाहते हैं, विकास चाहते हैं, विकसित भारत चाहते हैं, वो हर मुसलमान यहाँ साथ है। सारे मुसलमानों को पता है। जो भटके हुए हैं, जिनको पता है कि देश कमजोर करना है, जो विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं, मोदी जी ने किस तरह से संसद में खड़े होकर बोला है कि एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, तो वो इकोसिस्टम का हथियार बन रहे हैं मौलवी जो कट्टर बैठे हुए हैं। इनको पता कुछ नहीं है, इनको देश को अस्थिर करना है, कमजोर करना है, देश के विकास का जो पहिया है उसको रोकना है। ठीक है, इस पर जरा रिएक्शन मैं चाहता हूं कि हमारे साथ में प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं, वो ऑन ग्राउंड थोड़ा रिएक्शन बताएंगे। प्रसेनजीत बख्शी, जो आम लोग हैं, और अगर पश्चिम बंगाल की विशेष तौर पर बात करें, आपने बताया जिस तरह से कि 30% से ज़्यादा वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं, और उन्हीं को उनकी जिस तरह से विजय जी के शब्दों में कि उनके वोट बैंक की चाशनी में डूबी हुई आवाज़ निकलती है ममता बनर्जी की, तुष्टीकरण की चाशनी में। आप किस तरह से देखते हैं कि आम पब्लिक रिएक्शन क्या है इस तरह के स्टेटमेंट्स पर, और पूरे ओवरऑल जो ये वक्फ का मामला है उस पर? मैं दो बातें पहले कह दूं। एक है कि उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, ऐसे बताया जाता है। बताया जाता है, मतलब अगर सो कॉल्ड कागज कुछ दिखाया जाए तो उसमें बंगाल में सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश के बाद। जी। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के समस्या इस बात की है, जो विजय जी जिस तरह की मुसलमान की बात कह रहे थे, जो देशभक्त है, ये पढ़े लिखे हैं, ऐसे पिछले 3-4 सालों में कई सारे ऑब्जेक्शंस, वक्फ प्रॉपर्टी उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये मुसलमान समाज के अंदर से कई सारे कंप्लेंट्स गवर्नर हाउस में भेजा गया है, कई सारे कंप्लेंट्स चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भेजा गया है, जिसके बारे में ममता बनर्जी को पता है। इसीलिए ममता बनर्जी ये सेक्युलर कार्ड खेलने की कोशिश में है कि अगर सेक्युलर कार्ड खेला जाए तो सारे के सारे मुसलमानों की ये जो आपस की सवाल है, ये जो अंदर से जो सवाल उठ के आ रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की ये कोशिश सही कोशिश है। हम लोग पिछले कई सालों से आपकी दफ्तर में कई सारे कंप्लेंट जमा किए हैं, जिसके बारे में आपने कुछ कदम नहीं उठाया। तो इससे अब बचने के लिए सेक्युलर टाइप का एक कमेंट ममता बनर्जी की तरफ से दिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि लोगों की जो कहना है, मैं वही कह रहा हूं कि एक तो लोगों की मन में ये सबको पता है कि बंगाल में यूपी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, और खासतौर से ये सिद्दीकुल्ला चौधरी जो सरकार की मंत्री है, जो बंगाल सरकार की मंत्री है, इस तरह की लोगों ने जब ये मांग कर ली है कि गवर्नर हाउस वकफ की है, कालीघाट वकफ की है, धर्मतला वकफ की है, मैंने कुछ भी हो जाए, मतलब कोई बड़ा बड़ा एस्टेब्लिशमेंट देखा जाए कोलकाता में तो वो सारे वकफ की है,
उसके बाद से मुसलमान समाज के अंदर भी सवाल उठने लगे हैं कि अगर इतना बड़ा प्रॉपर्टी हमारे है तो हमारे बच्चे को ना खाने को कुछ मिलता है, ना पहनने को कुछ मिलता है, ना पढ़ाई करने के लिए कुछ मिलता है। तो आप अगर ये कह रहे हो कि ये सब हमारी है तो इसका पैसा जाता कहाँ है? तो ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं, मुसलमान की जो नीचे स्तर के लोग हैं, जो गरीब है, जो खून पसीना बहाकर अपना 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, उनका भी ये सवाल है कि इतना बड़े बड़े इमारत हमारी प्रॉपर्टी है तो इनका तो लाखों करोड़ों में ये होना चाहिए, रेंट होना चाहिए, किराया होना चाहिए, वो पैसा जाता कहाँ है? तो इसीलिए ममता बनर्जी सारे बात को सेक्युलरिज्म की कोट अनकोट में डाल के पूरे मुसलमान समाज को बड़गलाने की कोशिश में है। जी विनोद जी, चलते चलते एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता है कि ये पूरी ओवरऑल वोट बैंक की पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं किसी सही विषय पर, किसी सही दिशा पे जो ये बिल लेकर आया जा रहा था वो एक कम्युनल डिवाइड की तरफ बढ़ता जा रहा है, लोगों को बरगला के? देखिए, ये इस बात को जो प्रसेनजीत बता रहे थे, बहुत सही बात को कह रहे थे कि इसमें समाज के जो पिछड़े तबके के लोग हैं, पसमानदा समाज के जो लोग हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस वोट बैंक की ठेकेदारी किनके हाथ में है। तो वही जो ठेकेदार हैं वही ये सारे वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में कंट्रोल रखते हैं। आप अगर मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि आखिर ओवैसी साहब को इतनी दिक्कत वक्फ के इस संशोधन बिल से क्यों है, तो आप एक सिंपल समझ लीजिए कि एक उदाहरण देख लीजिए कि हैदराबाद के आसपास के लगभग 2500 से 3000 एकड़ जो म्युनिसिपल के एरिया में आता है, वक्फ की संपत्ति पे पूरा कंट्रोल ओवैसी साहब के परिवार का है। जो दुकानें से लेके वहां सारी चीजें, आप लखनऊ चले जाइए, वहां आपको 4-5 परिवार मिलेंगे जिसका पूरा कंट्रोल वक्फ की संपत्तियों पे है। इसी तरह से आप दिल्ली में चले जाइए, जामा मस्जिद से लेके आसपास में चले जाइए, आप पूछ लीजिए गरीब लोगों को, वहां के जो मुस्लिम होंगे कि इस पे किसका कंट्रोल है। आप सारे देश में आप घूम आइए, आपको 10-20 परिवार ऐसे मिलेंगे। केरला चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, हर स्टेट में ये हालत है कि एक पूरा गैंग बना हुआ है रियल एस्टेट के कारोबार करने का। अब ये सारे के रघुनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया कि भाई ये सॉरी इतनी बड़ी संपदा वक्फ के पास में है, तो आखिर इसके पूंजी का और इसके आय का स्रोत जो इतना बढ़ना चाहिए या इतना बड़ा होना चाहिए जो आम गरीब मुसलमानों को उससे फायदा हो। जी सॉरी, तो सवाल यह है कि 9.5 लाख एकड़ जमीन जिस वक्फ के पास कहा जाता है उसका रेवेन्यू मॉडल 200 करोड़ दिखाया गया है। आप सोचिए कि भारत सरकार के साथ साथ जितने स्टेट गवर्नमेंट है उसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके अपने एक मैनेजमेंट का पूरा ऑफिसर से लेकर निचले तक कार्रवाई के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है। वक्फ के पास कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो ये जो निजी एक स्टेट विद इन स्टेट का जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो बना हुआ है मुस्लिम तबके में, ये इन नेताओं के लिए वोट के लिए वो तंत्र बनाते हैं और जाहिर सी बात है उनकी बात के लिए, उनको सबल करने के लिए ये सारे लोग अभी जेपीसी से लेके जेपीसी से बाहर, ये सिर्फ एक वर्ग को बचाने के लिए, उसके नेक्सस को बचाने के लिए ये सारा अभियान किया जा रहा है, जितना मैं समझ रहा हूं। जी निश्चित तौर पर। और इस सियासत से को दरअसल देश की जनता को, जो आम मुसलमान हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं विजय जी से कह रहा था कि क्या बीजेपी इस तरह का भी कोई अभियान चला रही है। फिलहाल आज की चर्चा मैं समझता हूं कि सार्थक रही। विजय शर्मा जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। प्रसेनजीत बख्शी आपका, सोफिया खान हमारे साथ जुड़ी थी, अभी धन्यवाद लेने के लिए वो नहीं है लेकिन वो चली गई, उनका भी शुक्रिया। विनोद मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे संभल मामले की निचली अदालत की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या कुछ कहा है और क्यों लगाई है रोक, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो,
पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। यूपीआई सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अहमदाबाद नेशनल बुक फेयर अब है अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल, जहां है शब्द संसार, हजारों प्रकाशकों की लाखों पुस्तकें, क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ, कलिनरी लिटरेचर स्टेज, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल और सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ ही देश विदेश के प्रख्यात लेखकों से मिलने का मौका। रिवर फ्रंट इवेंट सेंटर अहमदाबाद, 30 नवंबर से 8 दिसंबर, रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 9 बजे तक। एंट्री फ्री। #AIBF 2024। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे संभल मामले की, क्योंकि निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है जो मस्जिद पक्ष था उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए। संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत ने संभल जामा मस्जिद मामले में सुनवाई की है और जो निचली अदालत में सुनवाई चल रही थी उसको स्थगित करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है और कहा है कि अब हाईकोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई हो सकेगी। दरअसल मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट के में याचिका दायर कर मस्जिद का सर्वे कराने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वो उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ अहम निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक निचली अदालत को इस पर मामले पर सुनवाई करने में से 8 जनवरी तक रोक लगा दिया गया है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय से याचिका दायर होने के बाद 3 दिनों में याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दिया है दरअसल। और इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में ही रखने का आदेश दिया है कि उसको अभी फिलहाल खोला न जाए। और गौरतलब है कि जो निचली अदालत है उसके आदेश है, उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर द्वारा संभल जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था। ये पिछले दिनों की हम बात आपको बता रहे हैं, जिसके बाद से ये सारा मामला सामने आया। इस सर्वे के दौरान ही बीते दिनों संभल में हिंसा भड़की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हालात को देखते हुए एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने और उसे जारी न करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को हिदायत दी है कि शांति और सद्भाव का माहौल कायम रखा जाए। इस बीच संभल में जुमे की नमाज के मद्देनजर प्रशासन चौकस रहा। शहर में शांति व्यवस्था कायम है। और इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता दिनेश शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। जिस तरीके से संभल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और उस घटना के बाद से पूरी तरह वहां पर शांति है, तो एक बात जो समझ से परे है वो ये कि विपक्ष जानबूझकर वहां पर अब अशांति क्यों फैलाना चाहता है। जो दंगा करने वाले जो दोषी तत्व थे उनका चिन्हीकरण हुआ है और जो निर्दोष होंगे उनके साथ कार्रवाई ना हो। ये जाति और धर्म का विषय नहीं है, ये टोटल ये पॉलिटिकल इशू है। और इस पूरे मामले में क्षेत्र के डीआईजी ने कहा है कि अब वहां माहौल बिल्कुल शांत है। के लिए जो जुमा का नमाज के ध्यान रखते हुए हमने 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कराया और उस पर सुपर जोन सेक्टर स्कीम लागू किया है। उस पर सुपर जोन का एडिशनल एसपी लेवल ऑफिसर्स हेडिंग कर रहा है और जोन के लिए सीओ डीओएसपी लेवल ऑफिसर्स हेडिंग कर रहा है और सेक्टर के लिए एसएचओ और इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर्स हेडिंग कर रहा है और सबका ब्रीफिंग हो गया है और फोर्स भी डिप्लॉय हो चुका है। हम लोग इसके साथ साथ पिछले 3 दिन से जो यहाँ का संभ्रांत लोग हैं उन्हीं के साथ सबका साथ संवाद बनाया, उनसे अपील भी कराया और आज का अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, संभल में शांति बरकरार है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। कोर्ट का मामला थे, मैंने अभी आपको बताया ही कि कुछ भी रिपोर्ट पेश हो जाए मस्जिद थोड़ी डिमोलिश होगी। क्यों परेशान हो रहे हैं सब लोग? रिपोर्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो,
हाँ, अगर कोई आदमी बिल्कुल ही बेईमानी पे ही उतर आया हो तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अमन की चाबी इंसाफ के पास है। अगर इंसाफ नहीं होगा तो अमन कायम नहीं रहा जा सकता। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये जो पूरा आज फैसला सुनाया है, जो एक ऑर्डर दिया है, किस तरह से इसको देखते हैं। हमें थोड़ा डिटेल में बताएं कि दरअसल क्योंकि ये एक कॉमन सी समझ आती है कि जब ये मामला निचली अदालत में, जिला अदालत में चल रहा था तो वहाँ से हाई कोर्ट जाना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट हालांकि किसी भी चीज़ को एंटरटेन कर सकती है, लेकिन क्या कुछ रहा, जरा इसको हमें समझाइए हमारे दर्शकों को। निखिल, यहाँ पर सबसे पहले कोर्ट ने जो आज एक डायरेक्शन दी है वो किसी के फेवर में नहीं कही जा सकती कि किसी को राहत मिली है, किसी को झटका लगा है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता था कि एक अपॉर्चुनिटी मस्जिद कमेटी को मिलनी चाहिए। सिविल सूट का मामला है, तो जब यहाँ पर याचिका आई और उस पर कोर्ट को लगा कि एडवोकेट्स कमिश्नर को जाकर के वहां पे एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता को एक मौका दिया जाना चाहिए कि वो इस आदेश के खिलाफ एक अपील दायर कर सकते, चाहे उसी कोर्ट में चाहे किसी सुपीरियर कोर्ट में। इसमें क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ये लोग सीधे पहुंच चुके थे और इस वक्त वहां के जो हालात थे एक दो दिन पहले तक, वो भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में रहे होंगे। वो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि वो किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन कोर्ट ने एक जरूर कहा कि हाईकोर्ट आप पहुंचे, हाईकोर्ट जाकर के जब आप इस मामले को रेज करेंगे, उठाएंगे, तब तक के लिए एक ऐसी समय सीमा दे दी जाए जिसमें कोई भी कार्रवाई ना हो, तो यथास्थिति बरकरार रहे। इसीलिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि हाईकोर्ट में ये मस्जिद कमेटी के लोग पहुंचे, वहां पर अपनी बातें रखें जो उन्होंने यहाँ सीधे पिटीशन में रखी, इन बातों को, और इसके अलावा भी कोई वो बात वहां रखना चाहते हैं कि उनको सुने बिना अगर कोर्ट ने कोई डायरेक्शन पास किया है निचली अदालत है, तो ये सारी बातें वो वहां पर रखें। हाईकोर्ट उचित समझेगा, ये देखेगा कि सिविल सूट के लिए जो सिविल सूट का मामला है बहुत ही, उसमें बहुत सारे चरण होते हैं, नोटिस होना, सर्वे होना, रिटन स्टेटमेंट का मौका देना डिफेंडेंट्स को, तो एक बहुत सारी प्रक्रिया से होकर के गुजरता है पूरा मामला। तो अगर उस प्रक्रिया का पूरा पालन हो रहा है तो इसमें किसी निष्कर्ष पर कोर्ट नहीं पहुंचाता। जिस तरह से प्रतिक्रिया हुई एक कि मस्जिद को लेकर के कोई आशंका एक फैलाई गई, या आप कह सकते हैं उसके पीछे कुछ पॉलिटिशियन भी थे जो जिनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर रही है, लेकिन ये जो शंका एक पैदा करने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं पैदा हुई भी है, इनको दूर करने के लिए हाईकोर्ट में आप पहुंचे। हाईकोर्ट इसको दिखेगा कि क्या प्रक्रिया का सही सही पालन हो रहा है, और इस बीच में क्योंकि एक एडवोकेट कमिश्नर की जो एक रिपोर्ट है उसके अंश मीडिया में ना जाएं, उससे भी दोबारा इस तरह की बातें हो सकती हैं, भावनाएं भड़क सकती हैं, इसीलिए कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है फिलहाल उसको सील्ड एनवेलप में रखा जाए। तो कुल मिलाकर एक दोनों पक्षों के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है और मस्जिद कमेटी को एक फेयर अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की है कि आप अपनी बात जाकर के वहां रखें, ताकि ऐसा ना लगे कि आपकी बात को किसी भी कोर्ट ने सुना नहीं। ठीक बात है। मस्जिद कमेटी को फेयर अपॉर्चुनिटी देने की बात कही है, दूसरे पक्ष से भी कुछ कहा गया है और हाई कोर्ट को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्या इस तरह से हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को या जिला प्रशासन के लिए भी कुछ कहा गया है? बिल्कुल निखिल, देखिए हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि जैसे ही जब ये मस्जिद कमेटी अपनी याचिका दाखिल करेगी हाईकोर्ट में, तो उसको 3 दिन में सुनने और निपटारे के लिए, हालांकि कोर्ट कोई समय सीमा तय नहीं करता, लेकिन फाइल होने के 3 दिन के भीतर सुनवाई शुरू हो जाए, ताकि एक समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से मामला आगे बढ़ सके, ऐसा ना हो कि डिले हो उसमें। जहां तक प्रशासन की बात है, तो प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर एक वकील मौजूद थे, उनसे ये कहा गया कि वो सुनिश्चित करें कि सौहार्द और शांति वहां पर कायम रहे। अगर हम देखते हैं कि अलग अलग जिलों में कमिटीज होती हैं कुछ, जिसमें सभी समुदाय के लोगों को शामिल करके कोशिश की जाती है कि आपसी सहमति से सौहार्द को कम से कम बनाए रखा जा सके, तो उस स्तर पर भी प्रशासन कार्रवाई करे। इस तरह की जो मीडिएशन कमेटी कोई बन सकती हैं या वहां पहले से हैं, तो उनका इस्तेमाल करके माहौल को शांतिपूर्ण रखने की कोशिश की जाए। ये यहाँ पर कोर्ट की तरफ से प्रशासन को कहा गया, और कोर्ट ने ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि वहां पर अब कुछ भी घटित हो, कुछ भी ऐसी घटना हो, क्योंकि जिस तरह से वो हिंसा हुई है, आपने देखा कि मीडिया में सब चीजें आई, चाहे बहकावे में या कोर्ट के ऑर्डर के मिस इंटरप्रिटेशन से जो भी वहां पर माहौल जो चार्ज हुआ, जो उसके बाद वहां पे हिंसा भड़की, तो कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस तरह की घटनाएं हो। इसीलिए लगता है कि कोर्ट ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी है मस्जिद कमेटी को कि वो ये बातें जो उनकी आशंकाएं हैं हाईकोर्ट के सामने जाके रखें। हाईकोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास शक्तियां हैं, लगभग वही शक्तियां और कई बार तो उससे ज्यादा शक्तियां हाईकोर्ट के पास होती हैं। तो जो भी रिलीफ वो मांग रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाईकोर्ट जाए, और इस बीच में वहां पर यथास्थिति बरकरार रहेगी।
ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 8 जनवरी से पहले अब जो निचली अदालत है, ये मोटे तौर पर समझा जाए कि हाईकोर्ट, ऑब्वियसली जब आपने बताया कि हाईकोर्ट में पहले मामला जाएगा, तो उसके बाद यानी 8 जनवरी से पहले निचली अदालत में ना ये मामला अब फिलहाल ऐसा लगता है कि उसमें सुनवाई होगी, और ना ही जो कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट थी सीलबंद लिफाफे में, उसके विषय में कोई जानकारी मिलेगी। हाँ बिल्कुल निखिल, इसमें और ये जो पूरी कार्रवाई थी, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होने से पहले ही वहां पर ये बात आ गई थी कि लोअर कोर्ट में ये तय कर दिया गया था कि अब 8 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। तो उस पर कोई बहुत ज्यादा असर अभी इस आदेश से ऐसा पड़ेगा नहीं, क्योंकि लोअर कोर्ट में पहले ही ये प्रोसीडिंग्स टाली जा चुकी थी माहौल को देखते हुए। दूसरी बात, यहाँ पर हाई कोर्ट में भी कोई बहुत वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो मामला है वो बिल्कुल साफ है। जो प्लेंट दिया गया लोअर कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उसमें जो बात कही गई है वो हाई कोर्ट देखेगा कि क्या वो मांगे उनकी उचित हैं, क्या वो एक जो टाइटल सूट होता है या सिविल सूट जमीन को लेकर के होता है उसके दायरे में आती हैं। और अगर लोअर कोर्ट उसी तरह से आगे बढ़ रहा है, जो कि एक प्रक्रिया होती है एक सिविल सूट की, तो हाई कोर्ट इस मामले का जल्दी से जल्दी निपटारा करेगा। तो आप मान के चलें कि 8 जनवरी को जो सुनवाई होनी है वो टलेगी नहीं, जहां तक उम्मीद इस बात की जा रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले को पेंडिंग रखा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 6 जनवरी से जो सप्ताह शुरू होगा उसमें किसी दिन इस पर सुनवाई कर सकता है अगर जरूरत पड़ी, इसीलिए उसको कोर्ट ने पिटीशन को डिस्पोज ऑफ नहीं किया है। पिटीशन अभी भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वो बनी हुई है मस्जिद कमेटी की। हाई कोर्ट की में क्या क्या कार्रवाई होती है उससे सुप्रीम कोर्ट में आगामी जो भी सुनवाई जो होंगी आने वाले दिनों में, उनका रास्ता एक तरीके से तय होगा। जी जी जी, निश्चित तौर पर आपने विस्तार से बताया, विस्तार से जानकारी दी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सारथी। तो इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।